नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से। श्रीनगर में अब से कुछ देर पहले पुलिस की बस पर आतंकवादी हमला हुआ है। ये श्रीनगर के जेवन इलाके में हुआ है, जो कि श्रीनगर शहर से थोड़ा बाहर का इलाका है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 आतंकवादियों ने पुलिस बस पर फायरिंग की है, जिसमें पुलिस ने 14 लोगों के घायल होने की बात कही है। ये कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है। सूत्रों से ये खबर है कि 3 लोगों की मौत भी इसमें हुई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। नजीर, बहुत बड़ा ये हमला है क्यों और बहुत चिंताजनक, क्योंकि एक ऐसे इलाके में हुआ है जहां पर काफी सुरक्षा थी, जहां पर सुरक्षा बलों के कैंप थे और वहां पर ये हमला हुआ है। इसलिए ये चिंता भी खड़ी करता है सिक्योरिटी पे भी। और इस हमले के बारे में क्या अब तक जानकारी मिली है? देखिए, हम वहीं पे खड़े हैं जहां ये हमला हुआ। अंधाधुन फायरिंग हो गई पुलिस की बस पे, जिसमें 2 पुलिस के लोग मारे गए हैं, 12 और घायल हो गए हैं। कुछ घायलों की जो हालत है तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यहाँ ये बस चल रही थी, उस पे फायरिंग हुई, पहले टायर पे फायरिंग हुई। कहा जाता है कि जो हमलावर थे उन्होंने बस में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे, तो उन्होंने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिस के लोग जो हैं, जिनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है। पुलिस के मुताबिक वो जख्मों की ताब मिलाकर दम तोड़ बैठे। 12 का इलाज अस्पताल में हो रहा है। तो ये जो इलाका है जेवन, शायद ही कोई सुरक्षा एजेंसी हो सेंट्रल फोर्सेस की या स्टेट फोर्स की जिसका यहाँ इस इलाके में कैंप नहीं है। आप शुरू करें जम्मू कश्मीर पुलिस से, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या आर्मी हो, हर एक का इस इलाके में कैंप है। उसके बावजूद मिलिटेंट यहाँ दाखिल होते हैं, फायरिंग करते हैं, एक बड़ा हमला कर रहे हैं और उसके बाद वो भाग निकलने में भी कामयाब हो गए हैं। यहाँ तलाशी का अभियान किया गया, लेकिन अब यहाँ से सुरक्षा फोर्सेस चले गए हैं और लग रहा है जो मिलिटेंट थे वो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। यह दूसरा हमला है पुलिस पे पिछले 3 दिनों में। इससे पहले बांडीपोरा में एक हमला हुआ था जिसमें 2 पुलिस के लोग मारे गए। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस जो हमले की काफी मजम्मत की है, निंदा की है, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी उठाया है कि जो अमन के जो दावे किए जा रहे हैं वो कहाँ हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, एक तरफ उनके साथ ताजियत की जो मारे गए, इसकी मजम्मत की, लेकिन उसके साथ सवाल भी उठाए। और शायद वाजिब भी है कि जब पुलिस का कहना है कि अब तकरीबन मिलिटेंसी खत्म हो रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 2 साल में मिलिटेंसी का बिल्कुल जम्मू कश्मीर से खात्मा होगा, इस तरह के हमले होना, पुलिस की कैजुअलिटी होना, और वो उस इलाके में जो बिल्कुल सुरक्षा जोन कहा जाता है, इसमें इस तरह का हमला न सिर्फ एक बड़ी सिक्योरिटी चूक है, लेकिन इससे कई और सवाल उठते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कल बताया कि शायद हाल ही दिनों में इन्फिल्ट्रेशन हुई है। क्या ये वो मिलिटेंट थे जिन्होंने हाल ही में इन्फिल्ट्रेशन की, और क्या वो श्रीनगर तक यहाँ तक भी पहुंचे, या यहाँ के ही लोकल मिलिटेंट जो यहाँ सक्रिय है वो इसमें इन्वॉल्व है? शायद तफ्तीश बताएगी। लेकिन इस हमला से जो पहले हमने देखा कि 2 महीने पहले यहाँ टारगेट अटैक हुए माइग्रेंट वर्कर्स पे और दूसरे लोगों पे, उसके साथ फिर पुलिस पे भी हमले हो, और आज ये बहुत बड़ा हमला यहाँ जेवन इलाके में हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। उस इलाके में खड़े हैं नज़ीर जहां पर ये हमला हुआ है। श्रीनगर का जेवन इलाका है, हाई सिक्योरिटी एरिया है, और जैसा नज़ीर बता रहे थे कि ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है सुरक्षा पे भी, और बहुत चिंता की भी बात है। एक तो मिलिटेंसी को लेकर और दूसरी ये कि ये सिक्योरिटी को लेकर चिंता खड़ी करता है। 3 दिनों के अंदर में ये दूसरा हमला है पुलिस फोर्सेस पे। और आज का दिन वैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर बहुत चर्चा में था। अचानक से ये बहुत बड़ी खबर आ गई जब श्रीनगर में ये हमला हुआ, आतंकवादी हमला। इससे पहले दिन भर प्रधानमंत्री का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम रहा वाराणसी में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन और दूसरे कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री ने गंगा आरती देखी शाम के वक्त। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े बीजेपी नेता भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे। बहुत सारे मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे बीजेपी शासित राज्यों के। वाराणसी में काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। वाराणसी जब वो पहुंचे तो सबसे पहले काशी के कोतवाल
कहे जाने वाले भैरव मंदिर गए वो, और फिर क्रूज पकड़कर वो ललिता घाट पहुंचे, जहां पर गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, विधि विधान के साथ शिव पूजा की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। जिन लोगों ने इसे बनाया है, जो मजदूर हैं, उन पर फूलों की बरसात की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाए, खाना खाया, लोगों को संबोधित भी किया। इसके बाद वो क्रूज में बैठकर निकले। शाम को क्रूज में बैठकर, जिसका नाम विवेकानंद क्रूज था, वो संत रविदास घाट पर पहुंचे और संत रविदास घाट में ही विवेकानंद क्रूज पर वो मौजूद रहे, जहां से उन्होंने गंगा आरती देखी और इस आरती में वो शामिल हुए के नाम से, क्योंकि वहां पर उन्होंने दशाश्वमेधेश्वर शिवलिंग। और इसके बाद खबर कन्वर्जन की, यानी कि धर्मांतरण की, जो कि कर्नाटक से है। कर्नाटक में धर्मांतरण रोकथाम बिल विधानसभा के इसी सत्र में बेलगावी में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये साफ कर दिया है, लेकिन चर्च का कहना है कि अगर ये कानून बना तो ईसाइयों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार चर्च पर हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर कोलार के नरसिंह पलिया की है। चर्च के अधिकारियों के मुताबिक यहां बाइबल जलाई गई, क्योंकि पादरी ईसाई धर्म की किताबें बांट रहे थे। और ये तस्वीर बेलगावी की है, जहां एक शख्स तलवार जैसा धारदार हथियार लेकर चर्च में घुस गया। पादरी किसी तरह जान बचाकर भागे। ऐसे में ईसाई समुदाय धर्मांतरण निरोधक कानून को लेकर चिंतित है। There was one attack in Belagavi where a priest was attacked, I am told. कोलार में बाइबल जलाई गई और फिर बेलगावी में एक शख्स धारदार हथियार लेकर चर्च में घुसा। इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। ये सब धर्मांतरण निरोधक कानून से पहले के हालात हैं। कानून बन जाएगा तो जो लोग ये सब करते हैं उन्हें तो खुली छूट मिल जाएगी। Damage has been done, and if this bill is passed, I am sure we'll have to look for sad days ahead. इससे पहले धारवाड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाइयों के एक प्रार्थना घर में घुसकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। बजरंग दल का आरोप है कि वहां जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। ईसाई समुदाय के तमाम विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसी सत्र में धर्मांतरण निरोधक बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. धर्मांतरण को लेकर संघ और चर्च के बीच तकरार पुरानी है। हाल में कर्नाटक में ईसाई प्रार्थना घरों और गिरजाघरों पर हमले तेज हुए हैं। इन सब के बीच सरकार धर्मांतरण निरोधक कानून ला रही है। ऐसे में सरकार और इस समुदाय के बीच भरोसा कम हुआ है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो धर्मांतरण कानून एक समुदाय के लिए चिंता खड़ी कर रहा है। और बात करते हैं कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 38 मामले सामने आए हैं और दुनिया में करीब 8,000 मामले। बढ़ते हुए मामले और खतरे को देखते हुए भारत के साइंटिस्ट ने अब एक ऐसा किट तैयार किया है जिससे सिर्फ 2 घंटे में ये पता चल जाएगा कि मरीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जानकारी अब 2 घंटे में मिल जाएगी। नए किट को लेकर यह सफलता आईसीएमआर डिब्रूगढ़ के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों को मिली है। अब तक पहले कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट
और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग ही वो जरिया है जिससे ओमिक्रॉन की मौजूदगी का पता चलता है। इसमें वक्त लंबा लगता है। The kit is very specific as ये किट ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बहुत स्पेसिफिक है। साथ ही इस किट के जरिए ये जानकारी भी मिल जाती है कि ये ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट। ये सब जानकारी 2 घंटे के भीतर मिल जाएगी। and it can do it within 2 hours. करीब हफ्ते भर तक इस किट की प्रामाणिकता परखने को लेकर पॉजिटिव आए सैंपल के जरिए प्रक्रिया चलती रही और अब उम्मीद है कि हफ्ते भर के भीतर ये नया किट टेस्टिंग का हिस्सा होगा। At present we are in tie-up. हम लोग कोलकाता की एक कंपनी से इसके उत्पादन को लेकर टाई अप कर रहे हैं। किट का पूरा कंपोनेंट मेक इन इंडिया होगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि पहले से किट मौजूद हो और उसकी कीमत कम हो। The kit component, actually the price will be most probably lower than what we are having because of the imported kits that we are having right now. देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और केरल से रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर हर स्तर पर कोशिश जारी है, वो चाहे सख्ती हो या फिर शोध। हालात बिगड़ने से पहले हल निकालने की कोशिश। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। सिंघू बॉर्डर पर किसान तो पूरी तरह से हट गए हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए, कटीले तार लगाए और मोटी दीवार खड़ी की, वो अब तक नहीं हट पाए हैं, जिसके चलते ये रास्ता अब तक नहीं खुल सका है। उम्मीद है कि रास्ता अगले 2 दिन में खुल जाएगा। सीमेंट की 2 फुट मोटी दीवार 2-3 दिनों से तोड़ी जा रही है, लेकिन अब तक टूट नहीं सकी है। ये बड़े बड़े कंटेनर और बैरिकेड भी हटाए जाएंगे। कटीले तार और कीले काफी हद तक हटा ली गई हैं। पुलिस ने ये सब इंतजाम किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए किया था। अब किसान तो लगभग चले गए हैं, लेकिन इन रुकावटों के चलते हाईवे अभी तक बंद है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, वहां पर इस तरह की बैरिकेडिंग होती है, इस तरह के कटीले तार होते हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा यहाँ का था। लेकिन अब इसको पूरा जो बैरिकेडिंग है और जो दीवार है, इसको हटाया जा रहा है और फिलहाल इसको हटाने में अभी 1-2 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद ही ये रास्ता खुल पाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के जाने के बाद अब सड़क पर उड़ती धूल और सन्नाटा है। जैसे कि वादा किया था, किसान जाते जाते सड़क की गंदगी साफ करके गए हैं। दिल्ली की तरफ कुछ किसान मिले जो अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाकर घर जाते दिखे। चेहरों पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। जंग में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, अगर गंवाएंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। इसलिए ये गंवाया तो हमने जंग जीत भी लिया, पूरे भारत को गुलाम होने से बचा लिया। हम तो ये सोचते हैं कि जितना कारपोरेट कराना पूरा ऐसे दैंत रूपी मुंह खोले खड़ा था भारत को हड़पने के लिए, वो किसानों ने उसको बचा लिया। आगे भी जो भी सरकार आएगी सेंटर में, चाहे कांग्रेस आए, चाहे भाजपा आए, चाहे और भी कोई आए, वो पहले सोचेगी किसानों और मजदूरों को बुलाएगी, फिर ये कानून पास करना, करें या ना करें उनकी राय और सलाह जरूर लेंगे। ऐसा मोदी वाला काम नहीं करेंगी। पिछले 1 साल से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे सिंघू बॉर्डर के पास बंद था। कहा जाता है कि इससे यहां आसपास व्यवसाय चला रहे लोगों को नुकसान हुआ और आम लोगों को परेशानी भी हुई। दिल्ली को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर फिलहाल खुलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी यहाँ पर वीरानी और सन्नाटा है, क्योंकि जो किसान हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे थे वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन किसानों को रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए थे उनको हटाने में अभी वक्त लगेगा। अगले 1 या 2 दिन में सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से खुल जाएगा। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन जीवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।